अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आज बिजली की कीमतों में तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की है। ये कमी की बड़े देर से वादे किए जा रहे थे, लेकिन कमी को बरूए कार लाना काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है जिसकी हर नंबर के ऊपर नज़र होती है और वो इसरार ये करते हैं कि उतना ही आप रिलीफ दे सकते हैं जितने आप पैसे इकट्ठे करें। ये नहीं हो सकता कि बजट डेफिसिट पहले ही इतना ज़्यादा है उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। लेकिन आज ही के दिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी बरामदात के ऊपर टैरिफ भी आयद किए गए हैं 29% की शरह से। और आज ही के दिन बिजली की कीमत में कमी इंडस्ट्रियल यूज़र्स, बिज़नेस जो कमर्शियल यूज़र्स हैं उनके लिए भी और घरेलू सार्फिन के लिए भी वो एक पहला स्टेप होगा उस तरफ कि हमने किस तरीके से बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी बरामदात को कंपेटिटिव रखना है। पाकिस्तान का अगर एक सिंगल कंट्री के तौर पर जाना जाए कि सबसे ज़्यादा बरामदात किस मुल्क में जाती हैं, तो पाकिस्तानी बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है एक मुल्क के तौर पर। वैसे यूरोपियन यूनियन में हमारी बड़ी बरामदात जाती हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ वफाकी वज़ीर तवानाई अब शामिल हो रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये अचीवमेंट कैसे हुई और इसको आइंदा दिनों में इनके जहन में क्या खाका है, कैसे इस सेक्टर को लेकर आगे चलेंगे, 2400 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको कैसे काबू में करना है और उसमें मज़ीद इजाफा ना हो उसके लिए क्या करेंगे। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो इसी पे बता दीजिए कि IMF बड़ा इस मामले के ऊपर कंसर्न था कि आप टैरिफ में कमी तब ला सकते हैं कि आपकी बिल की कलेक्शन जो रिकवरी है, रिसीवेबल है, वो ना बढ़ रहा हो। तो आपके तो पहले ही काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, तो आपने ये कमी कैसे हासिल की? मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो IMF का ये हक भी है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो फिस्कल साइड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलें और जो बोझ उठा सकते हैं उसी को उठाएं और अपनी जो एफिशिएंसी है और अपने घर को ख़ुद ठीक करें और उसके ज़रिए आम आवाम तक ये रिलीफ पहुंचाएं। हमारे पास इस वक्त रिलीफ पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस है ही नहीं अवेलेबल। तो हमने तकरीबन 1 साल पहले वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर न सिर्फ एक ओवरऑल प्रॉपर रिफॉर्म प्रोसेस का आगाज़ किया, बल्कि उसके साथ साथ हमने जो हमारे माजी के अंदर इस किस्म के IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर जगह थी, स्पेस थी और हम समझते थे कि हम बाहमी इत्तफाक के साथ उन ओनर्स को और IPP की कंपनीज़ को कायल कर सकेंगे, तो उनके साथ हमने एक रिव्यू का प्रोसेस शुरू किया जो तमाम ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले कई महीनों के अंदर चलता रहा। आज भी हमारे कई IPPs ऐसे हैं जिनके साथ ये रिव्यू का प्रोसेस जारी और सारी है। अभी तक हमने जितना भी एडवांटेज उनके रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करने के शक्ल में 3200 कुछ अरब रुपए का आवाम के लिए अगले 3 से 25 साल के अंदर किए जाने वाली पेमेंट्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करके हासिल किया, उसकी सालाना जो जी बचत थी, एक तो वो इस 7 रुपये 41 पैसे का हिस्सा है और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कई हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, जब इंटरनेशनल मंडी के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी, तो वो पहली दफ़ा 1 साल के अंदर आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के बजाय अपने पास रख के और उनको बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन करने का वादा किया था। तो तकरीबन 2 रुपये 12 पैसे की करीब जो इस 7 रुपये 41 पैसे में है, वो हमने उस पेट्रोल और डीजल की कमी को ना आगे पास ऑन करके अपनी बिजली के सार्फिन को जो ज़्यादा बेहतर और एक क्लीनर ऑप्शन है लोगों का एनर्जी इस्तेमाल करने का, उसकी तरफ हमने टर्न किया। तो ये 7 रुपये 41 पैसे का इफ़ेक्ट इस तरह आया। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ अगर मोटे मोटे नंबर मिल जाएं, 4 या 5 आपने IPPs ऐसे थे जो पुराने थे जिनको आपने बंद कर दिया, कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर आपने टेक एंड पे का एग्रीमेंट किया और कुछ ऐसे थे जो चाइनीज़ CPEC के नीचे लगे हुए हैं, वो प्रोसेस अभी चल रहा था। बताइए कि इसमें ब्रेकअप क्या है? चाइनीज़ CPEC के ऊपर आपको कंसेशन मिली या अभी वो प्रोसेस ऑन गोइंग है? चाइनीज़ CPEC के प्लांट्स के ऊपर और उसके अलावा कई ऐसे प्लांट हैं, टोटल तकरीबन 68 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके साथ अभी हमारी बातचीत चल रही है। चाइनीज़ के साथ तो हमारी CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज है जो अभी जारी और सारी है। उसके अलावा उन CPEC के प्लांट्स के अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं, विंड के हैं, सोलर के हैं और मुख्तलिफ हैं। हुकूमत के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ अभी हम इस प्रोसेस में हैं और जब वो इंशाल्लाह भी ट्रांसलेट हो जाएंगे और उनके रिव्यू हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ,
तो फिर उस वक़्त हम जो भी फ़ायदा होगा वो बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आवाम तक पहुंचाएंगे। मलिक साहब, इस स्टेज के ऊपर ये भी बात करना ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते तो हमारे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनका हमारे ऊपर एतमाद ना होता। यानी ये तो बहुत आसान काम है या ये बहुत एक लेस मुश्किल काम है रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बामी मुशावरत के साथ करना, लेकिन असली बात यह है कि उनमें एक एतमाद होना चाहिए कि आइंदा ये सस्टेनेबल भी है कि नहीं, ये मुस्तकबिल के अंदर ये अमल कीमतें कम करने का जारी और सारी भी रह सकेगा कि नहीं, या इसको भी हम मेंटेन करके रख सकेंगे कि नहीं। तो उसके लिए रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर एक अमली इस किस्म के इक़दामात उठाना और उसकी तरफ पेश रफ्त करना, उससे हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स को मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस आया और ओवरऑल एक पूरी जो रिफॉर्म का एजेंडा लेके हम चल रहे थे पावर डिवीजन में प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर, वो IMF को और औरों को कायल कर सका कि हमें एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर के अंदर एडवांटेज उठाने दिया जा सके और हम लोग इन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचा सके। लगारी साहब, लेकिन क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस रिडक्शन की मंजूरी दे दी है या IMF की मुशावरत अभी जारी है? क्योंकि हमें तासुर यही मिला है कि IMF से अभी ये प्रोसेस जारी है कंसल्टेशन का, फाइनल अप्रूवल अभी होनी बाकी है कि पैसे फिस्कल साइड के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, वो आपने कैसे मैनेज करना है, ये अभी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। हमारे इस तमाम अमल का फिस्कल साइड के ऊपर कतन कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये हमारी सेल्फ जनरेटेड अमाउंट्स हैं और IMF के साथ जो हमारी एक अग्रीमेंट साइन अभी नेर पास्ट के अंदर हुई है, अभी नज़दीक माजी के अंदर, ये तमाम चीज़ें हमारी उन्हीं के असूलों की बुनियाद के ऊपर हैं और उससे बाहर नहीं हैं। अच्छा, जो अमेरिका ने पाकिस्तानी इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने नए टैरिफ्स आयद किए हैं, कोई 29% तकरीबन इजाफी टैरिफ्स हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने लगाए। हम ट्रेड में अमेरिका के साथ कुछ $5 अरब के हमारे फ़ायदे में। क्या ये जो बिजली की कीमतों में आपने कमी की है, इसके बाद अगर वो टैरिफ को फैक्टर इन कर लें और इनको इनपुट कॉस्ट को फैक्टर इन कर लें तो क्या अब हमारी बरामदात कंपैरेटिव रहेंगी अमेरिका के उस टैरिफ आयद करने के बावजूद, या हम डिसएडवांटेज पोजीशन में चले गए? मलिक साहब, इस वक्त तो एनर्जी कॉस्ट एक खातिर खा एक कॉस्ट का हिस्सा था तमाम हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। आई एम श्योर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो पाकिस्तान के अंदर है, तमाम हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हमें एक कम्पिटिटिव एज बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़रूर हासिल होगी। अब अमेरिका के साथ कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स का कितना पोर्टफोलियो है और चीज़ों का कितना है, हर इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी की जो कॉस्ट है वो एक मुख्तलिफ वेट रखती है। लेकिन आई एम श्योर जितना भी वेट रखती है, कम रखती है, ज़्यादा रखती है, हमने तो ये सुनने में आया था कि इंडस्ट्री को एनर्जी की प्राइसेस एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है उनका कंपेटिटिव होना। तो जितना भी वो वेट रखती है, इससे ज़रूर कंपेटिटिवनेस में हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी आएगी और वो ज़्यादा एक कंपेटिटिव तरीके से अपनी मार्केट के अंदर स्पेस को रिटेन कर सकेंगे इंटरनेशनली। लगारी साहब, एक आपके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई कि आपने लोग सोलर अपने पैसे से लगा रहे थे, आपने उनकी कीमत जो थी ख़रीद की वो 27 से कम करके 10 कर दी। तो क्या वो भी इसी कार्रवाई का हिस्सा था कि दूसरी तरफ हमने टैरिफ कम करना था, इसलिए उनकी भी हमने जो प्राइस थी परचेजिंग वो कम करके तो नीचे ले आए उसको? मालिक साहब, अभी जो टैरिफ की रिडक्शन हुई है वो तो सोलर नेट मीटरिंग के केस को और भी स्ट्रेंथन करती है, लेकिन हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक और काबीना के हुक्म के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अभी फ़ौरन अगले हफ्ते से इंगेजमेंट शुरू कर रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग जिसमें ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, हमसे ज़्यादा बाकी सार्फिन का नुकसान ना हो। जिस तरह आपने देखा कि पिछले कई दिहाइयों में IPPs की एक ज़्यादा कीमत ख़रीद जो बिजली हम उनसे करते थे उसकी वजह से लोगों के ऊपर बोझ पड़ा, जो आज हमने उसको हटा के दिखाया, तो दोबारा मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और लोगों को इसका जो असर है और उसका ज़ोर बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए हम एक ज़िम्मेवारी के साथ
ख़ास तौर पे इन कीमतों की कमी के बाद आगे लेके चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह अचीव करेंगे स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस के साथ। 2400 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको आप कैसे वाइप आउट करेंगे जी? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं मलिक साहब, बहुत सारी अमाउंट्स तो हमने IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसके अंदर लेट पेमेंट चार्जेस जो हमारे सर्कुलर डेट का हिस्सा था, जो हमारे वाजिबात थे, कई 100 अरब रुपए, तो उसके अंदर हमें सेविंग हुई। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है वो एक नॉन इंटरेस्ट बेरिंग और एक इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज़ है हमारी सर्कुलर डेट की। उनमें से जो इंटरेस्ट बेरिंग है, जिनका अगर हम ना दें तो उसका कॉन्स्टेंटली हमें एक सूद भरना पड़ता है, उनको हमने उठा के और CPP की जो बैलेंस के जो रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट सिक्योरिटाइज करके और बैंक्स के साथ एक अग्रीमेंट करने के काफ़ी हम अब इंशाल्लाह नज़दीक हैं, जिसके तहत लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बग़ैर इजाफी बोझ आवाम के ऊपर डाले हम उसी अमाउंट को जो रिकवर कर रहे हैं उसे न सिर्फ उसकी जो पैसे की कीमत है यानी सूद उसका अदा कर सकेंगे हर साल, जो कि सिर्फ सूद अदा होता था पहले, हालांकि लोग उसके ऊपर 3 कुछ रुपए का DSS चार्ज भी पे किया करते थे, बल्कि इस सूद के अलावा अब हम उसका जो असल है वो भी वापस करके अगले जैसी एग्रीमेंट होती है 6 या 7 साल की जो भी टर्म शीट बैंक अप्रूव करेंगे उसके मुताबिक हम अगले 6 साल में तकरीबन हमें अंदाज़ा है कि हम सर्कुलर डेट को 0 पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तकरीबन 1200 अरब रुपए के करीब बैंकों से उठाएंगे, कुछ ऐसा ही है नंबर? जी हाँ, 1200 कुछ अरब रुपए है जी। चलें, ये तो अच्छी खबर है कि अगर 5 साल में हम इस सर्कुलर डेट के ट्रैप से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये सस्टेनेबल होना चाहिए। फर्दर तो जो हमारी कैश फ्लो बनती है उसमें इस सर्कुलर डेट के अंदर क्या मजीद ऐड होता जाएगा आइंदा 2-3 सालों में, या फर्दर फ्लो 0 पे आ गया? नहीं, फर्दर फ्लो तो 0 पे है, हमने मेंटेन करके भी रखा हुआ है, सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा नहीं होने दे रहे। 2018 से लेके 2022 तक तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ था। अब हमारे सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा नहीं होता, जो भी नुकसान है वो हम अपने फाइनेंस के बजट के अंदर रख के उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस तरह ये चोरी का हुजम कम होगा उतना आपको फाइनेंस डिवीज़न के ज़रिए बजट अपनी सब्सिडीज़ के अंदर नहीं रखना पड़ेगा, और उतने ही कई 100 अरब रुपए सालाना जितनी हमारी चोरी कम होगी, हमें आवाम को रिलीफ देने के लिए लोगों के मुख्तलिफ मनसूबे डेवलपमेंट और बुनियादी सहूलियात के लिए वो पैसे इस्तेमाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो फिगर्स हमारे पास फरवरी के महीने तक आए हैं, जून 24 से लेके अभी तक जो हमने बजट नुकसान किया हुआ था उससे तकरीबन हमने कोई 145 अरब रुपए बेहतर परफॉर्म किया है, जो हमारी गवर्नेंस और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मैनेज करने की वजह से अभी तक हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और बेहतर बोर्ड्स की गवर्नेंस की वजह से जो हमें फ़ायदा मिलेगा, अब इंशाल्लाह इस नुकसान के हुजम को भी खातिर खास में कमी इसी साल से होते हुए देखेंगे। अच्छा लॉयर साहब, बिल्कुल एंड पे 1-2 चीज़ें अगर बता दें। 600 अरब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बिजली चोरी होती है और इसको हमने कम करना है। आपके जहन में खाका क्या है? बाज़ एरियाज़ हैं, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी है, ढेरों ढेर वहाँ पे लॉसेज हैं, कैसे काबू करेंगे? स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए? पेशावर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो तो पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर रही है, लाहौर की भी बेहतर कर रही है, पंजाब के तमाम डिस्कोस कर रहे हैं। जो क्वेटा इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा 27,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स के अंदर हमें तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता था, क्योंकि वहाँ से रिकवरी नहीं होती थी। प्राइम मिनिस्टर ने जो 55 अरब रुपए की एक सोलराइजेशन की स्कीम लॉन्च की है हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मिलके, उसके अंदर बहुत धड़ाधड़ तेज़ी से काम हो रहा है और लोग उनको हम सोलराइज करके ग्रिड से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 80 से 90 अरब रुपए का सालाना नुकसान सिर्फ एक कंपनी का इंशाल्लाह अगले साल तक ख़त्म हो जाएगा। यानी 55 अरब रुपए की हमने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और इस नुकसान को हम ख़त्म कर रहे होंगे। तो आइंदा मुस्तकबिल मुझे प्राइवेटाइजेशन की वजह से, बेहतर गवर्नेंस की वजह से और इस किस्म के इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके बेहतरी होते हुए दिखाई दे रही है, और आपका इंशाल्लाह खित्ते में
आपका पावर सेक्टर अगले 3 से 4 साल में जो हमारा बाकी वक्त रह गया है उसमें हम इंशाल्लाह रीजनली मोस्ट कंपेटिटिव और एक एफिशिएंट सेक्टर बन के उभरेंगे। प्राइवेटाइजेशन में अवलीन तरजीह कौन सी कंपनीज होंगी आपकी? हमारी 3 डिस्कोस की इस वक्त प्राइवेटाइजेशन काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। फाइनेंशियल एडवाइजर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। किस कंपनी की? हमारी प्रिपरेशन उन डिस्कोस की इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद इनकी फर्स्ट स्टेज में हो रही है। इसके 2-4 महीने के बाद अगर मार्केट में इंशाल्लाह जैसे हम एपेटाइट इन्वेस्टमेंट की देखते रहेंगे, इसका अगला हदफ हमारा पेशावर, हैदराबाद और सखर की कंपनीज हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स पे देने की जाने की काबीना ने हमें ऑलरेडी अप्रूवल दी हुई है। उसके हम इंटरनली काम सारा मुकम्मल कर रहे हैं तेज़ी से, और जैसी मार्केट की एपेटाइट हम देखेंगे हम इन 3 कंपनीज का भी प्रोसेस इमीडिएटली फ्लोट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये जो 3 कंपनियां इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद है, ये 30 जून 2025 से पहले आप इसकी प्राइवेटाइजेशन और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही है? मैं इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट में कोई डेट नहीं देना चाहता। हमारी अच्छी स्पीड पे काम हो रहा है और तकरीबन यही हदफ है हमारा कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरी ट्रांजैक्शन को क्लोज करके और हैंड ओवर कर लें कंपनीज को। अवैस लुगारी साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KP के बाज़ अज़ला में, वहाँ पर जितने पुराने मुदब्बर सियासतदान हैं वो बार बार एक चीज़ को दोहरा कर कहते हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि यकजा होकर पूरी क़यादत जो है, सियासी भी और बाकी जो हमारे इदारे हैं उनकी भी, मिलकर एक हिकमत अमली के ऊपर काम करें और पाकिस्तान को इस कैफियत से बाहर निकालें और एक देरपा पायदार अमन जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। शाहिद साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अमरीका से आतिफ़ खान साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आतिफ़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, लेकिन मुझे आपसे 2-4 ज़रूरी बातें पहले कर लूँ, फिर मैं शाहिद साहब की तरफ आऊँगा। अमेरिका से 4-5 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक डेलीगेशन की शक्ल में पाकिस्तान आमद होती है और पाकिस्तान में बड़े हल्कों में उनकी मुलाकातें होती हैं। टॉपिक यह है कि किस तरीके से सियासी मुफाहमत का अमल, इमरान खान की मुफाहमत का अमल, PTI की मुफाहमत का अमल आगे बढ़े। कुछ आप बताइएगा, कौन कौन आया, कैसे शुरू हुआ और अब कहाँ स्टैंड करता है यह पूरा प्रोसेस? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई PTI के बिहाफ है, कि मैं PTI का काफ़ी पुराना मेंबर हूँ, लेकिन ये PTI या खान साहब के बिहाफ पे कोई नेगोशिएशन भी नहीं थी, कोई डायलॉग भी नहीं था। इस तरह की एंगेजमेंट एज एन ओवरसीज पाकिस्तानीज हम लोग करते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। जब खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त भी किया है, उससे पहले भी किया है, कश्मीर कॉज के लिए भी किया, हमेशा किया। हम लोगों ने हमेशा जब भी पाकिस्तान को हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपना हेल्पिंग हैंड ऑफर किया। आतिफ साहब, ये मुफाहमत का अमल आगे बढ़े, मैं इसकी शाबाशी दूंगा, आपको मैं तनकीद नहीं बना रहा। आपके कुछ अपने साथी तनकीद करते हैं, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस आगे बढ़े। आपके डॉक्टर उस्मान इधर आए हुए थे, डॉक्टर मुनीर थे, सायरा बिलाल इधर थी और तनवीर अहमद साहब इधर थे, जिन्होंने नस वगैरह के लिए काफ़ी फंडिंग भी की हुई है। तो क्या बातें क्या हुई, थोड़ा सा रोशनी तो डालें, हमें समझने में मदद मिले। देखिए नदीम भाई, ये जो 3 डॉक्टर्स के आपने नाम लिए ना, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़े नाकिद रहे हैं जो पिछले 2 सालों में हुआ है। चाहे जो ह्यूमन राइट सिचुएशन हुई है, जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुआ, और इन सब के साथ सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन इन्होंने हिम्मत किया जी, इट वॉज अ डेयरिंग स्टेप, स्पेशली हमारी उस बहन का जो अपने 6-6 साल के 2 ट्विंस बेटियां छोड़ के यहाँ से गए। और फॉर देम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो उनके उसमें दिमाग में ये था, इट कैन बी अ वन वे टिकट फॉर अस। देखें, यूएस सिटीजन डज नॉट मैटर। खदीजा शाह एज अ यूएस सिटीजन। अभी ये बताइए कि आपकी बातचीत जो हुई उससे कोई उम्मीद बंधी है? देखिए, मुझे तो नदीम भाई अगर 1% भी उम्मीद होगी ना तो आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मेरी कन्विक्शन है। और देखें, जब मेरा लीडर भी बोलता है कि जंगों के मसाइल भी टेबल पे बैठ के हल होने हैं,
तो ये कौन सी इतनी बड़ी जंग है? अफगान वॉर कतर डायलॉग शुरू कराने में मेरे लीडर का हाथ था। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह एट द एंड शायद हकान अब्बासी साहब आपके साथ बैठे हैं और ये सारे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं तो यही बोल रहा हूँ जी, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। हम लोगों ने तो एक एंगेजमेंट किया ना, मेरा ख्याल है कि टेक दिस द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, इसको एक नेशनल डायलॉग में कन्वर्ट करें। आप जैसे लोग बैठे हैं, सारे बैठे हैं कि पाकिस्तान क्यों एज कम्पेयर टू, देखें हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो आपकी एक टीम आई विजिट करके, मुलाकातें उनकी अच्छी हो गई जो हमें पता चला, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप वही तो मैं बात कर रहा हूँ जी, आपके साथ शायद हकान अब्बासी साहब बैठे हैं, बाकी ये जो जितने भी लोग हैं, ये लोग इसको नेशनल डायलॉग में लेके जाएं, बताएं, ये बात करेंगे पाकिस्तान में 77 साल में हाइब्रिड रिजीम नहीं चला। इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ तो आगे निकल गया, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होकर आगे निकल गया। तो क्या इस हाइब्रिड रिजीम में ऐसी क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहा? तो बैठ के नेशनल डायलॉग करें और मसला को, रूट कॉज को पकड़ें और उसको हल निकालें सारे मिल के। और ये सबको मिलकर निकालना पड़ेगा जी। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान नीड्स द डेस्परेट हेल्प ऑफ हेल्पिंग हैंड। तो सारे हेल्पिंग हैंड बने और इस मसाइल में से पाकिस्तान को निकालें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आतिफ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। मैं वीडियोज़ में आऊँगा शाहिद खान अब्बासी साहब के पास। शाहिद खान अब्बासी साहब, जो 2-3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं ये ईद हॉलीडेज़ के दरमियान में, एक तो आतिफ खान साहब के कुछ साथी आए हुए थे अमेरिका से, जिनकी मुलाकातें हुई हैं यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से। काफ़ी दिनों से यहाँ अली मीन गंडापुर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं केपी के, वो यहाँ थे इस्लामाबाद में, और उनकी भी इमरान से मुलाकात हुई है। एंड आई थिंक मैं अपने वो रिपोर्टर से पूछ रहा था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनकी इन ए डे और 2 हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इसी रिकन्सिलेशन, पोलिटिकल रिकन्सिलेशन वाले इशू के ऊपर। आप इसके काफ़ी बड़े रहे हैं टॉर्च बेरर के, सियासी मुफाहमत आगे बढ़नी चाहिए। अब आप बताइए, कोई रास्ता निकलता है? नहीं, इसके अलावा है रास्ता कोई नहीं। आज आप बलूचिस्तान का मसला देख लें, केपी के मसाइल देख लें, मुल्क की सियासत के मसाइल देख लें, मईशत को देख लें, आप जिस चीज़ पर भी जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, इनका सिर्फ आज एक हल है कि पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन हो और मुल्क का निज़ाम आप वापस आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक लेकर आएँ। इसका कोई और हल नहीं है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, आप रिकन्सिलेशन की बात कर रहे थे, तो आगे कैसे बढ़ा जाए? यहाँ पर वो सियासी कद्दावर शख्सियत किसी एक को रोल अदा करना पड़ेगा, इस मामले को लेकर आगे चले। देखिए, कद्दावर तो सारे ही हैं, लेकिन सोच चाहिए। और सबसे पहले ये जो हमने नफ़रत बना ली है ना, सियासत और दुश्मनी बना ली है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। कल मैं गया था एक जगह दुआ करने, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा हमारे घर भी आ जाएं, तो मैं बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन करें। उनके घर में पुलिस दाखिल हुई और पूरा घर तोड़ के, ये एक गांव में घर है। आपके अपने गांव में? जी नहीं, मेरे अपने गांव में नहीं, यहाँ नज़दीक, यहाँ से कोई 40 मिनट के फासले पर गांव है, ये तहसील मरी का ही गाँव है। पूरा घर तोड़ के चले गए, पूरा घर, मतलब बाथरूम, किचन, अलमारियाँ, खिड़कियाँ। मैं हैरान हो गया कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा हालात नहीं देखे। और उनके घर में शादी थी, शादी का सामान भी तोड़ के चले गए। ये हालत है आज हमारी सियासत की। और ये सियासी बुनियाद, सियासी बुनियाद। देखिए, बाकी तो वो बहाने बनाए जाते हैं ना कि वो ये था जी, वो था जी, लेकिन दुनिया में कौन सी पुलिस है जिसको किसी का घर तोड़ने का हक है? मुझे बताएं। दुनिया में कोई ऐसा कानून है, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि पुलिस आपके घर में दाखिल होकर आपका घर तोड़ के चली जाए और कोई पूछने वाला ना हो? ये चीज़ आपको, ये सोच आपको ख़त्म करनी है, फिर जाकर आप आगे मामला बढ़ेगा। और मैं जितना आप दिन ज़ाया कर रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन के बगैर, मुल्क नहीं आगे चलेगा, कोई और रास्ता नहीं। सर, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिससे डिस्कशन करें वो सारे कहते हैं हाँ होना चाहिए, लेकिन आगे कैसे चलाना है इसके लिए कोई तैयार नहीं। सर, घंटी जिसमें ताकत होती है, घंटी वही बांधता है। प्राइम मिनिस्टर के पास है तो वो घंटी बांधे। आज दो एक बना हुआ है ना, एक इमरान खान साहब हैं, वो जेल में हैं। अब वो, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, मैं हकीकत से कहता हूँ। जो आदमी जेल में, उसको तो कोई चॉइस नहीं होती, उसको तो एक कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि और कुछ होता नहीं है ना। अगर आप जेल में हो, रिकन्साइल कर लें, तो फिर आपकी ना सियासत रहती है ना आपकी ज़ात रहती है, तो उसको कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है। तो अब जो
यहाँ पर हैं, जो बाहर हैं, कम से कम सोचें हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, सर्वे करा लें ना। हम बड़े सर्वेज़ के बड़े शौकीन हैं, बड़ी आजकल पाकिस्तान में हाई क्वालिटी सर्वेज़ आ गए हैं, हर किस्म के सवालात, हर किस्म की चीज़ें आपको बता देते हैं। आप पता कर लें क्या है मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। हम तो लोगों से मिलते हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी तकलीफ़ में है। अच्छा, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और केपी की सिचुएशन है, वहाँ टारगेट तो चाहे आप पंजाब को बैठ के वो लोग कर रहे हो या किसी को भी कर रहे हो, लेकिन पूरे पंजाब में आप जाके किसी को पूछेंगे तो सबसे पहले वो परेशानी बताएगा तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बताएगा जी, केपी की सूरत हाल पे बताएगा। वो लगता है ऐसे ही है कि ये सारा मसला जो वहाँ हो रहा है हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन हल कोई नहीं है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम सारे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर से अल्लाह मियाँ ने हल देना है, हमें खुद कुछ नहीं, हमने रहमत करनी। सर हल वही है जो सारे पाकिस्तान का हल है, कानून की हुक्मरानी हो, लोगों का हक उनको मिले, उनके वसाइल पर वो अपने नुमाइंदे उनके हों, उनको इज़्ज़त दें। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो इज़्ज़त का है, हम तो इज़्ज़त भी नहीं दे पाते उनको। मैं तो 30 साल से ये मामला देख रहा हूँ, मुझे तो 30 साल पहले से नज़र आ रहा था कि ये बात बढ़ती जाएगी, जिस तरह हम ट्रीट करते थे बलूचिस्तान के लोगों को। जिस दिन, मुझे वो भूलता नहीं है, जिस दिन अकबर बुख्ती के कफन पर आपने इतना बड़ा ताला लगाकर उसको दफन किया, तो लोग क्या सोचते होंगे। तो सोचें आपके गांव में ये अब बात हो जाए, लोग क्या सोचते होंगे जिसने ये किया उसके बारे में। आपको याद है वो फोटो भी उसके छपा। तो सिर्फ इज्जत दें, ये पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के लोग हैं। ये पता करें क्यों लोग आज हथियार उठा, नौजवान क्यों हथियार उठाकर आपसे आज वो दहशतगर्द बन गया, क्यों बन गया। सवाल तो ये है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्यों ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो यह है कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन थी उसको एड्रेस करने के लिए भी पिछली कई दहाइयों में हमने कुछ नहीं किया, वो बढ़ते गए। अब तो मैंने चंद खबरें पढ़ी थी कि ये 12-14 हज़ार 16 हज़ार की खातिर वो बंदूक उठा के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो ये काम स्टेट रियासत एड्रेस कर सकती थी। जो मेन स्ट्रीम नहीं होता, जो बंदूक फिर भी उठाता है, उसको आप चाहे खत्म करें उसको, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हो सकता है उसको तो मेन स्ट्रीम करें। पैसे की बात नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बहुत बड़ा इशू है। नहीं वो है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वहाँ पर एक पॉलिटिकल डिप्रीवेशन है, एक सोशल डिप्रीवेशन है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, ये सब चीज़ें हैं। आपको एड्रेस करना, और सबसे आसान हल बलूचिस्तान का है। आप यकीन करें, सबसे आसान हल बलूचिस्तान। क्या हल है? उनका हक दें, उनको इज्जत दें। और आप क्या चाहते हैं, वो कितनी आबादी है, जहाँ आबादी कम हो उसके मसाइल हल करना सबसे आसान होता है। उनके अपने मसाइल हैं। बलूचिस्तान तो आप हकीकत से मैं कहता हूँ, अगर आप उसको सही तरह चलाएं, 5 साल में पाकिस्तान का सबसे प्रॉस्परस सूबा बन सकता है। लेकिन हम ना उसको सही तरह चलने देते हैं, ना उनको सही लीडरशिप देते हैं। वहाँ लीडरशिप क्रिएट की जाती है, हर रोज़ एक नया तमाशा खड़ा कर देते हैं, और ना उनको हक उनको मिलता है, ना उनके वसाइल उनको मिलते हैं। 35 सालों से तो मैं जो देख रहा हूँ, वहाँ असम्बली में बैठे लोगों की इमारत के अलावा किसी आम बंदे तक वो पैसा नहीं जाता। आप यहाँ डिविजिबल पूल से उनके लिए 100 अरब रखें या 1000 अरब रखें, वो जाता जेबों में ही है। उन लोगों के ऊपर उसका 50% भी लगता तो उनके हालात बेहतर होते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, यकीन करें, अवाम के वोट से नहीं आए होते। आपने मुल्क में सियासी निज़ाम चलाना है, पार्लियामानी निज़ाम चलाना है, एहतसाब पोलिंग स्टेशन पर होता है। जब आप सियासत में एहतसाब के निज़ाम को ख़त्म कर दें, जब पोलिंग स्टेशन की हैसियत ना हो, इलेक्शन की हैसियत ना हो, फिर सियासत ख़त्म हो जाती है। आज पाकिस्तान में हकीकत से क्या सियासत ख़त्म हो चुकी है। जो 18 और 24 में इल्ज़ामात लगे हैं, उसके बाद तो इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन खुद सियासी जमातें नहीं मानती कि इलेक्शन था। ना 18 को किसी ने मानना है, ना 24 को किसी ने। पूरा पाकिस्तान नहीं मानता, यकीन करें। आप जाए सर पूछे किसी से, मजाक बन गया इलेक्शन। आम आदमी कहता है, मायूसी का इजहार करता है, कहते मेरे वोट का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, छोड़ें। लोगों ने बात करनी छोड़ दी सियासत पर। इसका हल भी तो आप लोगों ने देना है, नहीं दिया आपने। सर हल यही है ना, हल इस मुल्क की लीडरशिप का काम है, जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इन ओहदों पर बिठाया है, बार बार बिठाया है। आप पिछले 1985 से 88 से देख लें, ये 35-37 साल का अरसा है, वही लोग हैं। ये तो बेसिकली आप लोगों का वो जो एक एज ब्रैकेट वो शुरू हुई है नवाज शरीफ के साथ, वही चले आ रहे हैं आप। जी वही लोग हैं ना। उसमें नई एडिशन वही होती है जिनकी
इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा कुर्बत नजर आती है, बाकी नहीं हुई कोई एडिशन। तो उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या दिया है? उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट लेके आए, उन्होंने क्या दिया? लेकिन सर जो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी का ही मैं नाम ले लेता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि इस अरसे में सबसे ज़्यादा जो नहीं, आप इमरान खान का नाम, इमरान खान भी शामिल, इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इन दोनों ने सियासत में उनसे ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर लिया हुआ। इमरान की तो बाद में 2011 से वो बैक करना शुरू किया ना सर, उन्होंने कम सफ़र में काफ़ी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 80s में शुरू हो गई थी नवाज शरीफ के ऊपर, तो IGI बनने से पहले से बीबी का मुकाबला करने के लिए वो सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। फिर बाद में जरदारी साहब ने भी बैत कर ली, मुझे पता था बात जाएगी। देखें ना, वो आप तो उनके करीब रहे हैं, अब आप कहें कि ये बातें गलत थी तो IGI गलत थी, मैं बात कर, चले वो मैंने कभी किताब लिखी तो लिख दूंगा। वो तो आपके तो लोगों के उस वक्त इंटरव्यूज कहीं और हुए थे टिकटें देने के लिए। ठीक, नहीं मेरा कभी कहीं आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी सारों के, जनरल मीर गुल साहब से कौन कौन मिलके वो टिकटें लेने के लिए जाता था क्लियरेंस के लिए, वो तो आपको सारों का पता ही है ना। नहीं, मैं डायरेक्ट नॉलेज नहीं रखता हूँ, यकीन करें नहीं रखता हूँ। मैं इस काम से हमेशा दूर रहता हूँ। वो कई काम है, मैं इससे वो नहीं कह रहा कि हुए हैं, और सब ने हिस्सा डाला है ना। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ मिला है पाकिस्तान को, कुछ मिला है पाकिस्तान के अवाम को, कुछ मिला है इन सब कामों से। पहले IGI के लिए सारा काम किया गया, फिर 18 में इमरान खान की हुकूमत के लिए काम किया गया, फिर नो कॉन्फिडेंस के बाद PDM के लिए काम किया गया, एंड पता नहीं क्या होगा। IGI तो 3 साल चली, फिर बेनज़ीर भुट्टो को ही लाया गया, फिर वो 3 साल में वो खत्म हो गई। तो इमरान भी तो तीसरे साल चौथे साल में जाके इसलिए गिरा है ना, ये रास्ता है ही नहीं सूटेबल किसी के लिए, पसंद सारे वही करते हैं कि कंधों में चढ़ के ही आना है, फिर जाते भी कंधों पे ही है। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि मुल्क का क्या बनेगा? अल्लाह ही मालिक है। ये वो लोग भी अमीर हो गए, उनको वजारतें भी मिल गई, बड़े बड़े ओहदे भी मिल गए, लेकिन मुल्क तो आगे तरक्की नहीं की ना। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, आप में से चंद लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा। इनिशिएटिव बिल्कुल, हम बात करने को तैयार हैं, सुनने को तैयार, लेकिन कोई बात करने वाला हो, सुनने वाला हो। या तो हम हर एक को अपनी कुर्सी अजीज़ है, ये कुर्सियाँ छोड़ेंगे, जब आप इन कुर्सियों से मोहब्बत आपकी ख़त्म होगी फिर मुल्क आगे चलेगा। सर मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते पाकिस्तान से बाहर गए, पाकिस्तान वापस आए हैं तो उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो माजी में वो करते रहे थे, या इमरान खान ने किया था वही रास्ता वो भी लेकर आए। अभी इमरान खान नारे मार रहे हैं, कल को बाहर आएंगे फिर वो भी वही रास्ता इख्तियार करेंगे, इसीलिए आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं मिलता। आप में से कोई रास्ता बंद कर देंगे ना, नहीं आप वो इक़्तिदार का रास्ता आवाम को दे दें, फिर मला ठीक हो जाएंगे। दोनों तरफ कसूर है, वो भी रास्ता बंद नहीं करते और आप भी उसी रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं, आपको ये शॉर्टकट आसान लगता है। आपसे मुराद ये नहीं, ठीक बात है, ये हकीकत है, ये मुल्क की हकीकत है, बदकिस्मती से मुल्क की हकीकत है। क्योंकि अगर वो वोट की इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ बरकरार रखते हैं तो उनको ये रास्ता 47 फॉर्म वाला नहीं था लेना, नहीं देना। फिर वो इंतजार करते हैं कि मेरी बारी आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो मैं बाहर बैठा हूँ। बिल्कुल नहीं बैठे पड़े तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो लाहौर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कोयटा बैठे होना चाहिए था। जरदारी साहब तो बीमार हैं, उन्हें भी कोयटा होना चाहिए। कोयटा बैठ नहीं सकते ना, उनकी हुकूमत है, आज उनकी हुकूमत फरीक है इस मामले में, उनकी जमात की हुकूमत फरीक है, तो फिर वो आ नहीं बैठ सकते। फिर तो वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो गया ना। वो कहते हैं ना कि आइदर पार्ट हल ढूंढे ना, अपनी जमात की मीटिंग बुलाएं, हल ढूंढे कि भाई क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। अख्तर मेंगल साहब हमारे गवर्नमेंट में, उससे पहले भी जब अपोजिशन में हम थे तो हमारे साथी थे, आज अख्तर मेंगल साहब सड़क पर बैठे हुए। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मिले हैं नवाज शरीफ से और मरीम से। आई होप कि उसमें बलूचिस्तान इशू के ऊपर ही कोई बात हो रही थी, लेकिन उनके मैंने सारों के वो ग्रिम फेसेस देखे हैं तो मुझे लगता है कि सारे परेशान हैं, हल नहीं है। हल होता तो शायद ज़्यादा लोग साथ बैठे होते, इंगेज कर रहे होते। अख्तर का आपने नाम लिया, मेंगल का, अख्तर मेंगल साथ बैठे होते, अचकज़ई साथ बैठे होते, फिर आपको एक होप मिलती कि आगे बढ़ने का रास्ता है। वो नहीं मुझे नजर आया उस पिक्चर के अंदर। तो वहाँ हल है नहीं ना, मैंने यही कहा, आप फरीक बने हैं इस मामले में। आप हल उस वक्त निकलता है जब आप फरीक ना हो। आज आप हुकूमत है, आप हल निकाल सकते हैं, अगर आप आज आज़ाद हैं, अपने फैसले कर सकते हैं, हल निकल सकता है। उनकी बात सुने, उनको जेलों में मत डालें, जेलों का काम हमेशा ख़राब होता है, इसलिए जेलों में मत डालें, बात सुने, उन मसाइल हल करें। बलूचिस्तान कितनी आबादी है, वसाइल कितने हैं, ज़रा उसको देखें, ज़रा आप ऑब्जेक्टिवली सोचें। सबसे आसान हाल मुल्क का बलूचिस्तान का है। जो जोर साहब का वज़ारत उज़्मा में गुजरा, उस कोई ऐसा मौका आया कि जिसमें आपको रोल प्ले करना पड़ा हो तो आपने कहा कि नहीं ये सियासी रास्ता है, इसको लेके आगे चलते हैं, इससे हल निकलेगा? ये बड़ी दर्दनाक कहानी में, सारा हुकूमत गायब हो गई। मैं कोयटा गया, बंदे कोई नहीं था। तो कहाँ गए? बस ये छोड़े ना, गायब।
पूरी बलूचिस्तान असेंबली नहीं थी जब आप एज प्राइम मिनिस्टर में वहाँ गया, और बलूचिस्तान की पूरी असेंबली नहीं पूरी असेंबली नहीं थी। कहाँ थे वो सारे लोग? बस वो कहीं और बैठे हुए थे, बशमूल सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर और एक गवर्नर थी, एक साहिबा थी डिप्टी स्पीकर साहिबा, और एक रहीला दुरानी, और एक गवर्नर साहब थे अचकजई, और कोई आदमी नहीं था। और उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? अपने सरदार साहब, नवाब साहब, रईसानी साहब नहीं अपने हमारे PMLN के वो होंगे सनाउल्लाह ज़हरी साहब जी। ये वो मौका होगा जब बाप पार्टी बनने वाली थी, वो वाला मौका जी। उससे पहले हाँ। उसके बाद इलेक्शन वहाँ चोरी हो गया। फिर एक आदमी बलूचिस्तान से आया जो किसी पार्टी के साथ नहीं था, वो सेनेटर इलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आकर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, तो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गया। तो मैं सिर्फ इतना मैंने कहा बाप पार्टी कैसे बनी थी? आपके रहते हुए बाप पार्टी बनी थी? उसी ज़माने में ये चल रही थी। तो मैंने कहा जी मैं इस सेनेट को नहीं मानता, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं कभी सेनेट में नहीं गया। बाप पार्टी बनी उसी वक्त जी। आपके सेनेट इलेक्शन हुआ तो आपके सेनेटर से शेर का निशान लेके उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, वो हुआ। संजरानी साहब आए, वो चेयरमैन सेनेट बन गए और इंडिपेंडेंट थे। आपको एक दफा नहीं, 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह बने जी, 2 दफा बने। दूसरा मौका तो और भी ज्यादा मजे का ना, वो 14 आपके लोग ऐसे थे जो दोपहर में खाने में शामिल थे, आफ्टरनून में वोट दिया संजरानी साहब को, रात को फिर साथ बैठे हुए थे, और आप लोगों भी ठीक थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बड़े खुले दिल के लोग। खाने में साथ थे, वोट देने में उधर थे। ये चीजें हैं जो मुल्क की सियासत को तबाह करती हैं। ये बदकिस्मती हमारी, हमने कुछ सीखा नहीं है, बद से बदतर करते चले गए। आप लोगों का कसूर नहीं है, आप उस वक्त चुप करके नहीं है, खामोशी साथ लेते हैं कि ठीक है जो हो रहा है। बाप पार्टी के वक्त बोल सकते थे कि बाप पार्टी कैसे बनी, सेनेट में जो कुछ हुआ था आपको पता था, 14 बंदे कौन लेके गए, नहीं बोले? नहीं, वो तो खैर बाद में हुआ था जो दूसरे वाला था, लेकिन बहरहाल जो हम कर सकते थे किया, मैं उसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में से शरीफ बरादरान बोल सकते थे, नहीं बोले? बार बार वो तज़किरा करते हैं जनरल बाजवा का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर फिर आप कहते हैं वो बार बार शहबाज का नाम लेता है। शहबाज साहब उस वक्त के आर्मी चीफ की मददसराई में टाइम गुजारा था अपोजिशन लीडर के तौर पर, जब इमरान खान की हुकूमत में NSC हुई थी। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को सवाल पूछने के लिए, किसी पॉलिसी साजी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी PR के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज हुकूमत में है ना, आज बात कर लें ना, आज मुल्क के हल दें। उस वक्त नहीं था किया तो अब क्यों करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिलहाल नहीं निकलेगा ना। आपको हल है, हल निकल सकते हैं, थोड़ा सा दिल को खुला करना पड़ेगा और सोच को थोड़ा वसी करना पड़ेगा। सर हल तो इसका यही है कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, उनको बुलाएं, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, आप जैसे लोग हैं, साथ बैठे एक मेज पे, PTI साथ नहीं पता कि मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव कौन है। हमारे मुल्क की तो ये हालत हो गई है, किसी कुर्सी पर बैठे हो, अवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनके वोट से नहीं आए। PTI तो उनको ये कहती है कि बात करेंगे, ये स्टोलन मैंडेट है, इनका मैंडेट है ही नहीं। PTI भी स्टोलन मैंडेट भी आई थी ना, वो कौन से बड़े पारसा हैं इस मामले में। तो आज एक बैठ कर एक फैसला कर लें कि हम ये काम नहीं करेंगे, सियासी लोग ही बैठ जाएं कि हम ये नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने ये चीज़ें तय की थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर अमल नहीं था हुआ, मुशर्रफ से मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, आपको पता है सारी। तो उसी दौरान हो रहे थे, उसी दौरान हो रहा था, उसी वक्त COD हो रहा था, और उसी वक्त दुबई में बैक चैनल के ऊपर खामोशी के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे NRO के ऊपर। तो वो आप सियासतदान हमेशा चोर रास्ते की तलाश में रहते हैं। नहीं, वो अब वो मामला ख़त्म हो गया ना, अब स्पेस ख़त्म हो गई है, यकीन करें। अब स्पेस नहीं है, पॉलिटिकल एरिना में भी स्पेस नहीं है, और आपकी मुल्की मामला में भी स्पेस नहीं रही। पहले आप कुछ गुजारा करके 2-4 साल गुजार लेते थे। आप क्यों नहीं इस पे इनिशिएटिव लेते? मैं सियासी लोगों को बुलाइए, कॉल तो करिए ना, डायलॉग तो करिए, एक मेज़ पे बैठिए। सर हमने सिर्फ अपोजिशन को यहाँ बुलाया था, और वहाँ पर ना हमें जगह मिलती थी, पूरे इस्लामाबाद में कोई जगह देने को तैयार नहीं था। बैठ ही गए ना, आप कोशिश बैठ गए, दोबारा बात भी कर ली, FC भी आ गई, रेंजर भी आ गए, 20-30 आदमी थे, कुछ नहीं हुआ। दोबारा कर लीजिए। नहीं ठीक है, दोबारा करिए। बलूचिस्तान की बात आपकी दुरुस्त है, इस पर बातचीत होनी चाहिए बलूचिस्तान के मामले पर। आप बुलाइए उनको, दोबारा बैठिए, क्या होगा? पुलिस आके ताले मारेगी ना, और कुछ नहीं होगा। नहीं, बलूचिस्तान का मामला बहुत सीरियस है। करेंगे? नहीं, बिल्कुल करते हैं, करेंगे इस पर बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस पर कैसे क्या किया जाए। इनिशिएटिव लीजिए सर, खिदमत होगी।
ये खिदमत का काम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी का काम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।